हेलो एवरीवन। यह कहानी एक कुबड़ी महिला गुलकी के जीवन और उसके प्रति समाज के नजरिए का यथार्थवादी चित्रण है, जो अपने पति द्वारा छोड़े जाने पर अकेले बहुत कठिनाई से जीवन यापन करती है। इस कहानी में समाज की विषमताओं और स्त्रियों की दयनीय स्थिति और मानवीय संवेदनशीलता को उजागर किया गया है। और इस कहानी में ये भी बताया गया है कि अगर एक स्त्री के पुत्र या बच्चा नहीं होता है तो उसको समाज किस नजरिए से देखता है और उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है घेघा बुआ से। घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते देखा। मारे डर के कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सिर पर ना फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूछ झटकारते हुए आ गई। नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा जागता था और आंख मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से यह जमावड़ा वहां होने लगा था। उससे पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला लेती। मिरवा और मटकी जान के उस्ताद के बच्चे थे, जो एक भयंकर रोग से गल गल कर मर गए थे। दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलकी। मटकी बोली, एक ठो मूली दे दे बे गुलकी। गुलकी को पता नहीं किस बात पर खींच हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई तो गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर वह जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगानी शुरू कर दी कि एक मूली, एक गुलकी, एक मूली। गुलकी ने फिर छिड़का तो चुप हो गई और मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत। कहीं खाने पीने की चीज देखी नहीं कि जोक की तरह चिपक गई, चल उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी और फिर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे गिर गई। दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पाव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो जाकर, दुकान देके हम बिपता मोल ले लिया, दिन भर पूजा भजन भी ना करवन देते हैं। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदास स्वर में भूकने। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे से मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुलकी मारित है। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर उसको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तनकर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है। कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मेवा ने पीछे जाकर कहा, एक कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रुधे गले से कहारते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा, ए मुन्ना बाबू, जात हो या अभिन बहन जी को बुलवाई के 2-4 कनेठी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। जुलूस चल पड़ा। कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाईकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पहुंचे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने अब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उसे ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई है, कैसे आ गई है,
पहले कहाँ थी, इसका उन्हें कोई अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पति ड्राइवर से रात को कहते सुना था। यह मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही ये ढोल गले बांधेंगे, बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा बड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जड़े थे, लकड़ी के खंबे थे, उस पर टीन छाई हुई थी। कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबड़ी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरे के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलाबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उनकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उनसे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है। इसका बाप 100 रुपए चुरा कर भाग गया, यह भी उनके घर का सारा रुपया चुराने आई है। तभी बच्चों ने देखा साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही थी गुलकी से। कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी मत जाना उनके यहाँ। दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डरकर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की जरूरत हो तो बताना बहिना। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को यह कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। इसने उनके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने के लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ धोरी करके चलने लगी और इससे पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और होठ दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार बच्चे मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए, इससे पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचिते में ही इतनी जोर से धकेला कि वह कोहनी भी ना टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होठ और बोह खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह से चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए भी सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों को पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए और उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हुए हैं, दांत से खून बह रहा है, अध उघारी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की, दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने इस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन ही नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे। गुलकी कभी दुकान लगाती कभी नहीं। राम राम करके छठे दिन तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई नीम कोड़ियां बीनकर दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी। थोड़ी देर में काफी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल को चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूरकर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मीरा झबरी का सिर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा था। तुरंत मेवा गया और पता लगा कर लाया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी नीम कोड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने कहा, हमार अम्मा कहत रही, उन्हें छुओ ना, ना साथ खाओ ना खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। गुलकी बैठे बैठे यह समझ रही थी
जैसे उस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिलके गाओ तो एक अधन्ना दे, खूब जोर से। भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया। अकस्मात पटाख से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंका। गुलकी ने पानी उधर झटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? एक तो 5 महीने से किराया नहीं दियो, ऊपर से दुनिया भर के अंधे कोड़ी बिटुर रहे थे। चलो उठाओ अपनी दुकान यहाँ से। गुलकी सन रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था। बिक्री नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ लेता भी नहीं था, पर इसके लिए बुआ निकाल देगी यह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे ही महीने में 20 दिन वह भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पे बंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में थोड़ी सी जगह में वह सो जाती थी, पर दुकान तो यहाँ रखी नहीं जा सकती थी। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाजा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमासा आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी। उसके पांव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह से चढ़ गया था। पर अब होगा क्या? वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा और मौका पाकर मटकी ने एक ताजा फूट निकाल लिया था। एक क्षण वह उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही। फिर ख्याल आया कि फूट पूरे 10 पैसे का है। वह उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारी। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। उसने मिरवा को मारना शुरू किया। रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की। मुन्ना चुप रहा। फिर मेवा की ओर घूमकर बोला, मेवा बता दो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मासूमियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खेलेंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत। नीम कोड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे? मिरवा समझ गया, सिर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने नीम कोड़ियां उसके पास रख दी। इतने में ऊपर से घेगा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अभिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। तिछत्ते पर घेगा बुआ कछोटा मारे पानी में छप छप करती हुई घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहीं से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराती हुई उठी। कुबड़ की वजह से वह तनकर तिछत्ते की ओर नहीं देख सकती थी। उसने धरती की ओर देखकर ऊपर बुआ से कहा कि नाली काहे खोल रही हो? बुआ बोली, सौदा लगा है रानी साहिबा का। सौदा लगा है तो हम क्या करें, नाली तो ही खुले। खोलो तो देखो, अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका यह स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर के धन्नी निकाल करके बसंतू के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम की ओर का दरवाजा चिरवा कर किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला हमें मिलकर मार डालो। बच्चे चुप खड़े थे। वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था और ना ही सोचा था। हाँ, तुमने, ड्राइवर चाचा ने, चाची ने, सबने मिलकर हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाए दो, देखेंगे हम भी, निर्बल के भी भगवान हैं। ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलू की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ढेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। गुलकी आंख फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सिर पटक कर हृदय विदारक स्वर में रो पड़ी। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया यह उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई, नाली में बहता हुआ एक मोटा हरा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वह सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटूर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सिर झुकाए खड़ा था और एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नाद में गाड़ कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी थी। उसी दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई। बिल्कुल सुनसान चौतरा था। फिर तो ऐसी झड़ी लगी। चौथे या 5वें दिन रात को भयंकर वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया।
बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठा हो। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ने लगा। इतने में भयानक आवाज हुई। माँ भी चौंक पड़ी पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा कि मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेगा बुआ की आवाज सुनाई पड़ी, किसका मकान गिरा रे? गुलकी का, किसी का दुरावत उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो वो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और वह फिर कांप उठा। माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना कुबड़ी फिर उसी तरह से रो रही है, गला फाड़कर। नींद में वह स्वर कभी दूर तो कभी पास आता। ऐसा लग रहा था कि कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है, पर कोई नहीं सुन रहा सिवा मुन्ना के। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और 2-4 घर से मांग मूंग कर खाने लगी। उस गली में दिखती भी नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे। उनका जमावड़ा सुबह ना होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था। जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, घेगा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपालिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में 2 पार्टियां भी होती थी, पर दोनों को घेगा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए ही वोट मांगते थे। उस दिन जब घेगा बुआ के धैर्य का बांध टूटा और नई नई गालियों से विभूषित अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चबूतरे पर अवतरित हुई, उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा। डाकिये के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया, एक सांस में पड़ गई। उसकी आंखें मारे अचरज के फैल गई और डाकिये को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाली के ओसरे में रहती है, वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों के सलाह मशवरा होता रहा। अंत में बुआ आई और उन्होंने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर पर वह काले बेत का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन की टिक्की काटकर दुकानदारों को देती थी। उसके आते ही बहुत सिकोड़कर बुआ को देखा और बड़े कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारे 10 रुपए किराया बाकी था, तुमने 15 रुपए का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी, अंदर आओ अंदर आओ। और बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि गुल झाड़ू बहारू करे, खाना बनाए, बच्चे खिलाए। निर्मल की माँ बोली, अरे बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ ही करेगी ना। जब उसकी पत्री आई है तो गुलकी को जाना चाहिए। हाँ हाँ, बड़ी हीतू ना बनिए, उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मक्का झटकना चाहती हैं। मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़े जाएं। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उसका छोटा सा काला डंक निकाल लेते और फिर डोरी से बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो देखा कि बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजब शक्ल थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आंखें, मोछा और तेल से चुचुआते हुए बाल, कमीज और धोती पर पुराना बदरंग बूट। तीनों बच्चे कौतूहल से रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसे देते देते निर्मल को हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। फिर बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा, ये हमारी निर्मला है। ए निर्मल, जीजा जी हैं, हाथ जोड़ो। बेटा, गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं तो क्या हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत कटी रही, एक मकान बचा है। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है? बुआ आ गई, अरे 100 रुपए तुम दे दो, चलो 300 और दे दे, अपने नाम करवाई ले, 500 से कम ना होए। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला और मुंह फिर बंद हो गया। हे बेटा, दामाद हो, 500 कहो तो का निर्मल की माँ को इनकार है? अकस्मात वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौतरे पर नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचकचाकर सिर पर पल्ला डालकर माथे पर खींच ली। सत्ती 2-1 क्षण उसकी ओर एक टक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी? आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर,
खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ को जैसे घिंगी भद गई और वह आदमी हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी? बड़ा आया यहाँ से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन थे। सीढ़ी चढ़ी। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिर के फफक फफक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो? तुम्हारे सिवा हमारा लोक परलोक और कौन है? अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई? सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सिर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया मत रो, सीता मैया भी तो वनवास भोगिन रहा। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल ले, कंघी चोटी करो, पति के सामने ऐसा आना अपशुगुन होता है। चलो। गुलकी आंसू पोंछते पोंछते निर्मल की माँ के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा। दूसरे दिन निर्मल के बाबू, गुलकी और जीजाजी दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया? हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसाकर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपए लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है, निर्मल की माँ ने उदास स्वर से बोला। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। गुलकी एक पीली धोती पहने, माथे पर घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुंचकर कहा, एक गुलकी, जीजाजी के साथ जाओगी क्या? उसने झेप कर कहा। धत्रे, ठिठोली करता है। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजाजी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया। तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए, है तो हमारा आदमी, हारे गाड़े कोई और काम आएगा? औरत को दबाई के रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन भी क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए? ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी हैं, हम क्या जानते नहीं? पर भैया, अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दे, सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही और फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे? क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखे, खोट तो हम ही में है। फिर संतान होगी तब तो सोत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा था। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढका और लजाकर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम, कितने दुबले हो गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता? अरे सोत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा 2 बीड़ा पान दे आ जीजा को। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया, पर वहां किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना कहे देते हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, ना दूध की ना पूत की, हमारे कौन काम की। पर हाँ, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू वारू करे, 2 रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला, अगली बार प्राण निकलेंगे। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उसने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दाब लिया। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। अकेली गुलकी सारी तैयारियां कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी। मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलवाकर पूछा कि विदा विदाई में क्या करना होगा, तो बुआ मुंह बिगाड़कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है क्या? 1 लोटा में पानी भर के इकन्नी दुवन्नी उतार के प्रजारू में दे दियो बस। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियां रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए। सिर झुकाए पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और टेंट से 2 अधन्नी निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कौन से संकोच में आ गई और वह हाथ नीचे करके दीवार से सटक कर खड़ी हो गई और सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले ले। गुलकी ने पुचकार कर कहा।
मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ए आदमी छलाम, अब क्या गाड़ी छोड़नी है? वह फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही थी। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आवे तो उसे नाश्ता करा ले तो आए, पर इक्का आ गया है तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोलो जल्दी से, चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना। निर्मल बेटा, तुम बेटा उतर आओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़ी दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारा भी तो फर्ज था। अरे माई बाप नहीं तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छुपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका लिया। गुलकी, जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी और उसे पहली बार लगा कि वह मायके से जा रही है, मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर, और वह रो पड़ी। ले अब चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया, वे बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए देख वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आ बेटा, गुलकी जा रही है, आज दीदी है ना, बड़ी बहन है ना, चल पाँव छू। ले इधर आ, माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए? क्यों? पर माँ की बात। एक क्षण में उसके मन में जैसे पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी। हाय मेरा भैया, अब हम जा रहे हैं, अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरे बिरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बड़ा सा आंसू जम गया हो, जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी और गुलकी कर रहा कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़खड़ करता हुआ चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी कि बुआ ने व्यंग किया, एक आध गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता तैयार है। पर पागल मिरवा ने, जो बम्बे पर पाँव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़ कर गाने लगा, बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। यह इस मोहल्ले में हर लड़की के विदा होने पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का, तब भी वह चुप नहीं हुआ, उल्टा मटकी बोली, काहे ना गावे, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई। मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले 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 ले, बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा, और उसकी आंखों में दो बड़े बड़े आंसू डबडबा आए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिल में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ मुड़कर देख रही थी। मोड़ पर एक झटके में इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट आई। आप जरूर बताना कि आपको धर्मवीर भारती जी की ये कहानी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं धर्मवीर भारती जी की किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।